बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आशूब चश्म के हवाले से जो फ़ैसला लिया गया है, ऑल्दो वो बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन अभी हम शो शुरू होने से पहले बातें कर रहे थे कि आपने फिर उस फैसले को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी कराना है ना। आप अगर गेट टुगेदर ऐसे सैर को निकल जाएंगे तो फिर उसका फ़ायदा सच कोई नहीं रहता। खैर, इसकी तरफ भी आएंगे। प्रोग्राम में हमने सेगमेंट्स भी शामिल करने हैं, हमारे मेहमान भी होंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। आशूब चश्म का फैलाव तेज़, तालीमी इदारे 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला के अमनी अस्पताल के ज़रिए तामीर इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा, अस्पतालों के अपग्रेडेशन के काम को आला मेयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत। निकम्मे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, SHO समनाबाद की सर्विस जब्त। सो वेलकम बैक वंस अगेन। खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जैसे ही साई साहब आके बैठे थे तो थोड़ा सा परेशान हो गए थे, शायद छुट्टी चाह रहे हैं ये भी, क्योंकि कह रहे हैं स्कूलों को छुट्टियां हुई हैं। तो एक दो लोग जो दफ्तर में मुतासिर नजर आए और देख के परेशान होके, साई साहब छुट्टी चाह रहे हैं तो वैसे बता दें। आपके स्टूडियो में 2 लोग मुतासिर थे, एक चली गई। पूरे शहर में ये फैलाव हो रहा है। आप तो परेशान ऐसे हो गए थे जैसे आपको आप अब फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। बल्कि मैं रात को तकरीबन 12 बजे एक मेरे मोहल्लेदार उनकी कॉल आई मुझे, तो मैं घर के बाहर गया तो मुझे नहीं पता था कि उनकी आंखें ख़राब है। मैंने जब उनके साथ आधा पौना घंटा बात की है तो मैंने देखा, मैंने कहा आपकी आंखें ख़राब है। मैंने कहा बड़ी गलत बात है। और मैं सुबह जब आपको कहाँ बिठा लिया आपने और मैं जब सुबह उठाऊं तो मुझे ऐसे फील हुआ है कि मेरी आंखें खराब है। मैं यही अपने नाज़रीन को बताने लगी हूँ कि बाय द वे हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑफिस में एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट है, तो आपकी फैमिली के बारे में, लोगों के बारे में जिस तरह आप जान चुके होते ना, वैसे यहाँ के लोगों के बारे में भी ये 2 लोग जो इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं ये खासे वहमी पाए गए हैं। नहीं, हमने हर बीमारी, ये हर चीज में बहुत वहमी लोग पाए गए। देखें, सिप्रा साहब और मुझे तकरीबन इकट्ठा ही कोविड हुआ और जब डेंगू हुआ तो हमें भी मेरा ख्याल साथ ही हुआ। हालांकि एहतियात अब भी, मैं रात को मुझे एक मच्छर ने काटा, मैं बड़ा परेशान था। तो मसला ये एहतियात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है ये। हालांकि जिन लोगों ने फील्ड में जाना है ना, ये जो वबा है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, वबा किसी भी किस्म की हो। आप लोगों के काम में तो शायद सिप्रा साहब बड़ा मुश्किल है, बार बार आप जितना मर्जी सैनिटाइजर यूज कर लें, जो मर्जी कर लें। करके देखा था हमने सबने सिप्रा साहब ने भी देखा था। हम एक दूसरे के करीब नहीं बैठते थे, बात नहीं करते, लेकिन एंड ऑफ द डे जब तो चीज़ें कम होना शुरू हुई तो तब हमें कोविड हो गया। और डेंगू का जब पीक थी एक दफ़ा तो तब भुगता वो सिप्रा साहब ने 2012-13 की बात है, और तब बड़े मुश्किल हालात थे। आप यकीन करें कि मैं पूरे हॉस्पिटल में घूमता रहा, मुझे किसी ने एडमिट ही नहीं किया। बड़े एंड पे जब आखिरी हॉस्पिटल था जेल रोड पे, तो मैं उससे निकल रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, फिर अल्लाह की मर्जी। तो एक बाबा जी प्रोफेसर डॉक्टर खड़े थे, कोई एज उनकी होगी 65-70। मुझे कहते हैं आपको क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे डेंगू है। और मेरी रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा अब आपने हॉस्पिटल भी नहीं आना, टेस्ट भी नहीं कराना, सिर्फ आपने जाके लिक्विड पे जोर देना है, डाइट अपनी बेहतर बनानी है। वो 2-4 दिन के बाद बेहतरी आ गई। लेकिन चलें, वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन अब जो ये बीमारी चल रही है और जिस पे छुट्टियाँ हो गई हैं 3-4, अल्लाह करे इसका जो फैलाव है वो रुक जाए। इससे आंखों में तकलीफ बड़ी होती है, आप बड़ी इरिटेशन होती है। बीमारी तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। थोड़ी सी ये CM साहब का बड़ा अच्छा इकदाम है कि चलें उसके बाद 12 रबीउल अव्वल की भी छुट्टी आएगी तो साथ मिला के 4 छुट्टियां हो जाएंगी। और बच्चों का जो बच्चों में चूंकि बड़े तो फिर किसी तरह से केयर कर लेते हैं। देखिए, मैं अभी बता रहा था, सिप्रा साहब ने मुंह उस तरफ कर लिया। हाँ, मैं वही तो कह रही हूं। बच्चे तो इस चीज़ को माइंड ही नहीं करते, वो तो आपस में खेलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा फैलाव है। तो उसके लिए ये अच्छी चीज़ है। नहीं, यहाँ पे आपने मुंह पीछे कर लिया। फील्ड में जाएंगे क्या करेंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे, मैं तो आपकी तरफ देख रहा था कि साहब को आपने बुला लिया, फिर आपको दोबारा देख रहा था कि आप 2 लोगों की मौजूदगी में हम आपके सामने बैठे हुए हैं। और अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पे लोगों को, लाखों लोगों को बताएंगे कि भाई आपने फासला बरकरार रखना है, लोगों से नहीं मिलना है। लेकिन यहाँ पहले खुद हम अपने जो तमाम मामला उसको देख रहे हैं। खैर, वो हमारी ड्यूटी है, वो तो करनी है। वो तो कोविड में भी चलती रही, बाकी जो मसाइल आते रहे उसमें भी चलती रही। अब बात कर रहे हैं कि इसका फैलाव तो बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसकी क्या वजह है कि उसका बड़ा आसान है
कि आपका हाथ है, उसका पानी है या आई कांटेक्ट है, करीब से हुआ है, तो उसकी वजह से, पंजाबी में तो कह रहे हैं आँख लड़ रही है, लेकिन उसकी वजह से नुकसान अल्टीमेटली हो रहा है। आपने बात की अभी कुछ दिन पहले हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था, मैं उसमें था, जहाँ हज़ारों आपके अकीदतमंद ज़ायरीन आए हुए थे और वहाँ पे औकाफ इंतज़ामिया के लोग भी मुतासिर थे, लेकिन उनके साथ ज़ाहिर है ड्यूटी थी, वो ड्यूटी करनी ही थी। आप बात कर रही हैं वहम की, वहम भी है, ठीक है, बड़ी होता है, लेकिन एहतियात जितनी साई साहब और मैंने की है और साथ में इरफान मलिक साहब ने, ये 3 लोगों ने हमने बहुत एहतियात की है। इरफान मलिक साहब फिर भी बचे रहे हैं, लेकिन हम 2 इफेक्ट हुए हैं, लेकिन उस वक्त में हुए जब सब चीज़ें क्लियर हो गई, लॉकडाउन खत्म हो गए, सब चीज़ें ठंडा पै गया, उसके बाद हो गया। इसलिए मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट ने अगर 4 छुट्टियाँ, एक तो रबीउल अव्वल की है, 2 वैसे वीकेंड है बना, और साथ में 1 छुट्टी देने का जो मकसद असल हमारे यहाँ ये है कि हम जो मकसद जिसके लिए गवर्नमेंट इस तरह का इकदाम उठाती है उस पर पूरा नहीं उतरते। अभी हम ब्रेक से पहले यही बात कर रहे थे कि लोगों ने ये 4 छुट्टियों को प्लान किया होगा कि हम किसी जगह सैर व सियाहत पे जाएंगे, मरी, नरान, कगान, जो भी जहाँ भी जाएं, ठीक है। एक तो ये पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जाएंगे, जिन्होंने जाना वो जाएंगे। जिन्होंने जाना, उससे क्या होगा कि इस चीज़ का मकसद पूरा नहीं होगा, वही आपकी गैदरिंग होगी, वही बच्चे इसी तरह इकट्ठे होंगे, फैमिली गेट टुगेदर शुरू हो जाएंगे, वहाँ बच्चे इकट्ठे होंगे। इसलिए मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट कोई इस तरह के इकदाम उठाती है तो पब्लिक को साथ देने की जरूरत होती है, लेकिन हम आवाम जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते उस तरह, तो जिसकी बुनियाद पर ये होता है। कल वैसे भी मेरा ख्याल है बहुत सारे जुलूस हैं और लोग उसमें जाएंगे अपनी अकीदत के लिए, तो मेरा ख्याल है उस तरह फ़ायदा नहीं होगा जिस तरह गवर्नमेंट ने सोचा था कि छुट्टियां 3-4 देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं साई साहब, अगर उनका ख्याल रख लिया जाए, आपने इतना सच तो ये नुकसान दे नहीं है। अभी आप कह रही थी, आपने, मैंने कहा कि आपने 2-3 लोग स्टूडियो में बिठाए, तो आप कह रही थी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। साई साहब पर्सनल हाइजीन का आप ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें। अब क्या घरों में, अब जिनको हो गया कोई घर से बाहर तो नहीं जा सकता, आप लोगों ने भी फील्ड में जाना है, मैक्सिमम आप जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। किस तरह कर सकते हैं? अब अचानक इफेक्टेड आदमी आपके सामने आ गया तो मैंने बताया रात को, मैं उसके पास खड़ा था। आपने गेस्ट बुला लिया कल, मुझे आयशा ने मैसेज करके, मुझे क्या पता था कि रात पौना घंटा वो किससे बातें करता है, यहाँ सुबह आके बैठ जाएगा। ये नामुमकिनात में से चीजें हैं, ठीक है। एहतियात, हाथ धोना, सफाई अपना ख्याल रख लेना, हाथ आंखों को ना लगाना, ये चीज़ें तो हमारे बस में हैं। लेकिन आप कहें कि हम लोग फील्ड में भी जाएं और मुख्तलिफ ऑफिस में लोगों से मिलना भी है, जाके बैठना भी है, छुट्टी मिल जाए, नहीं ऐसी बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसी बिल्कुल नहीं चाहते। सन 15 साल हो गए, ऐसी कभी छुट्टी का मुतालबा किया ही नहीं। कुछ लोग होते हैं कि वो थोड़ी केयर करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल वो सोचते ही नहीं कि ये बीमारी जो है वो इस तरह फैलने वाली है, ये वायरस है, वो बिल्कुल ही इस चीज़। साई साहब जब कोरोना आया था उस वक्त यही लोग कहते थे कोरोना शरोना कुछ नहीं, तो ये आशोब चश्म जिसपे डॉक्टर्स और आपके वजीर सेहत खुद कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा, किसी आपकी दवाई की जरूरत नहीं। आपकी डेंगू और कोविड तो आपकी जिंदगी। एक और मजे की बात बता, अब सुबह मुझे बता रहे थे कि 100 रुपए के जो ड्रॉप थे वो 400 में मिल रहे हैं और वो भी नहीं मिल रही। और मुझे ये बताएं कि फिर आप कहते हैं कि आवाम क्या मुजाहरा करे, कारोबारी तबका कहाँ पे खड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, बजाय के 100 के उसको 80 या 90 में फरोख्त करने के, आप उसको उठा के 400 पे फिर ब्लैक में फरोख्त। जिस तरह से गैर मेयारी इंजेक्शन वालों को पकड़ा गया ना, सीएम साहब को इस चीज़ पे भी नोटिस लेना चाहिए। हमें वो टाइम नहीं भूला जब कोविड के टाइम पे मास्क नायाब थे, जब पैनाडोल मार्केट से सबसे सस्ती दवाई ऐसे गायब हुई, और जब लेने गए तो ब्लैक में किस किस कीमत पर लोगों ने खरीदी। इस माफिया को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। खबर यह है जी, गैर मेयारी इंजेक्शन लगवाने वाले 13 अस्पताल सील, 1 और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 नए मरीज मुतासिर होकर अस्पताल आए, जिनमें 18 की आंखों की सफाई कर दी गई, 2 की आज होगी। क्या गारंटी है कि इसके बाद उनकी आंखें उस तरह से मुतासिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी? ये बहुत बड़ा रिस्क है। शायद सिप्रा साहब, ये 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए, पूरा नेटवर्क होगा ये। देखिए बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। इसमें सिर्फ ये मुल्जिमान नहीं है, जिन हॉस्पिटल्स में वो इंजेक्शन जाता था, जहाँ पे लोगों को लगाया जाता थे, बेसिकली वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मेरा कारोबार है ना, मैंने तो एक चीज प्रूफ करनी है। अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों में भी शऊर, मुझे किसी चीज का इंजेक्शन लग रहा है, मुझे उसकी डिटेल्स तो पूछनी चाहिए। शायद सिप्रा साहब मुझे बताएं, आप इमरजेंसी में जाएं, लेटे हैं, डॉक्टर शुक्र करे इंजेक्शन लगाने आ जाए, आपको चेक करने आ जाए, आप कह रहे हैं कि हमें 9 आओ नहीं, किस तरह हो सकती है? मुमकिन नहीं है। मैं तो बात कर रहा था कि मेरा कारोबार है ना, मैंने एक चीज़ प्रूफ करनी है, जायज़ है नाजायज़ है, मैंने उसको मार्केट में लाना है।
अगर मार्केट में आगे खरीदने वाला उसको नहीं खरीदेगा तो मेरा कारोबार अल्टीमेटली नीचे जाएगा। लेकिन उस कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उनको नाजायज तरीके बताऊंगा, मैं उनको सस्ती चीज फरोख्त करूंगा। शायद सिप्रा साहब देखें, मरीज को नहीं पता, जो लोग इंजेक्शन अस्पतालों में डॉक्टर को तो पता है ना। मैं इसी तरफ आने लगी, डॉक्टर को तो पता ना ये चीज नुकसान है, फिर उतने ये लोग भी बीच में मुलविस हुए। मैं तो वही कह रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल सील करने तक बात नहीं, जिन डॉक्टर्स ने इसका इस्तेमाल किया, जिन्होंने इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, जो बंदा डॉक्टर के पास चला गया, हॉस्पिटल चला गया, उसको लगता है कि ये डॉक्टर मेरा मसीहा है, इसने मेरी जान कल ये हमारे रिपोर्टर उनका इंटरव्यू कर रहे थे, वो जो मुलजम है, तो वो कह रहा था मैं तो कसूरवार हूँ ही, वो जो डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल कर रहे थे उनको क्यों नहीं पूछते। हाँ। क्योंकि डॉक्टर्स को तो इंसेंटिव मिलता है ना, आपको पता है मेडिकल रैप उनके पास आके बैठे होते हैं, उनका तो जो टिश्यू होते हैं वो भी फ्री के होते हैं। जैसे ही आप सरकारी हॉस्पिटल में देख लें, प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लें, मैंने अपनी आंखों से देखा, लाइन लगी होती है मेडिकल रैप की, 10-10, 12-12 वेट कर रहे होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि डॉक्टर्स को ना पता हो। एक चीज़ फ़र्ज करें, उसकी कीमत कहते हैं 1 लाख के करीब की, अगर वही 6,000 या 12,000 में आ रही है और वो आप वाफर तादाद में आप ख़रीद के मरीज़ों पे लगा रहे हैं और अपने तजुर्बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर्स भी इसमें बराबर के शरीक हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए। और सीएम साहब इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, हमारा यही इसमें कहना है। लेकिन मसला ये है कि आप देख लें, किसी को यहाँ पे एहसास नहीं है, हर बंदे को पैसे बनाने की पड़ी है, कोई नहीं सोचता किसी की आंखें ज़ाया हो रही हैं, किसी की टांग ज़ाया हो रही है, किसी का कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है। यहाँ जिंदगी की तो कोई अहमियत ही नहीं रही। यहाँ पे हर बंदा, चाहे वो आपकी ज़िंदगी बचाने वाले लोग हैं, उसके अद्वियात बनाने वाले लोग हैं, किस तरह पैसे की हवस में वो। बस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आशूब चश्म से महफूज रहने के लिए गाइडलाइंस आपके साथ हम टाइम टू टाइम जारी करते रहते हैं। लेकिन मुझे रात को भी मिल गया, दिन को भी मिल गया, अब खैर अच्छा जी, खैर ये गाइडलाइन हम आपके साथ जारी करते रहते हैं, आपने इस पर अमल करना है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। डेंगू केसेस भी मेरे सामने लिखा है जी, 53 नए केस सामने आए हैं। बारिशों का ये सीजन है, बारिशें हो भी रही हैं, आगे भी प्रेडिक्शन है। अपने घरों में साफ पानी ना जमा होने दें, इर्द गिर्द ना साफ पानी जमा होने दें। बाकी ये कुछ एहतियात है जो आप लोगों ने करनी है, और मुतासरा लोगों ने आपके हेल्थ केयर जितने भी स्पेशलिस्ट हैं आपको बताते रहते हैं कि क्या करना है। बर वक्त डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट इसलिए करती हूँ कि यहाँ के हालात देखकर खौफ भी आता है। वो इलाज गाहें जहाँ पर आप इलाज के गर्ज से जाते हैं कि हम वहाँ से ठीक होकर आएंगे, वहाँ से आप मज़ीद बीमारियाँ लेकर आते हैं। मैं 1-2 केस अपने करीबी लोगों के ऐसे जान भी चुकी हूँ कि वो सरकारी हॉस्पिटल्स में गए, उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन कभी ठीक ही नहीं हुआ। पता क्या लगा कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही नहीं लगे, स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इर्द गिर्द से जरासीम इस तरह से आपको लग गए दौरान ऑपरेशन के, आपकी रिकवरी के बजाय आप की हालत ज़्यादा अबतर हो गई। तो खौफ आता है इस तरह के हालात सुन के। बस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब सीएम साहब तो दौड़ लगा रहे हैं और उन हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं जो कि आप कभी मेन स्ट्रीम पे नहीं थे। हम ज़्यादा नाम सुनते हैं न्यू हॉस्पिटल का, सर्विसेज का, जिना का, गंगाराम का, सैद मिठा हॉस्पिटल अब वहाँ पर पहुँची हैं वो जी। अब मैं आपको बता दूँ हालात क्या हैं जी। एमरजेंसी, सैटेलाइट फिल्टर क्लिनिक, कार्डियोलॉजी, बच्चा वार्ड, एक्सरे रूम का उन्होंने मुआयना किया है और इन तमाम जगहों पर हालत इंतहाई अबतर पाई गई है। शायद सिप्रा साहब, मेरे ख्याल में कोई चीज़ रह तो नहीं गई। हाँ, कोई रह ही नहीं गई। कैंटीन रह गई होगी जहाँ से चाय मिलती है, वो भी अगर विजिट कर लेते वहाँ भी बुरे ही हालात होने थे। देखें, ये अंदरून लाहौर में है, आपका कोट ख्वाजा सईद के पास ये सैद मिठा हॉस्पिटल है और गुंजानाबाद इलाके का हॉस्पिटल है। जिनको किसी जगह, हाँ, इन लोगों को अगर जाना है तो फिर या फिर आपको मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल जो बाहर की तरफ है, रेलवे लाइंस की तरफ, 2 मोरिया पुल की तरफ, वहाँ जाएंगे, या फिर अंदरून में ये आपको हॉस्पिटल मिलेगा। मुझे बताएं कि वो हॉस्पिटल जहाँ पे रोज़ाना कई जो मरीज़ हैं उन्होंने जाना है, बहुत सारे ख़ानदानों ने जाना है, उस हॉस्पिटल का ये हाल होगा तो फिर आपके बाकी का क्या पुरसान हाल होगा। मुझे बताएं, कल गए हैं सीएम साहब, उन्होंने विजिट किया, कोई एक चीज़ होता है ना कि किसी हॉस्पिटल में गए, कोई एक वार्ड, कोई एक जगह जहाँ पे उनको इस बात की तसल्ली हो कि यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं उनका किसी तरीके से बेहतर इलाज मुआवजा हो रहा है, कहीं पे नहीं मिली। तो ये आपके लाहौर शहर के हालात हैं।
नहीं, फिर यहाँ पे प्रेशर भी बड़ा है, सॉरी, यहाँ पे प्रेशर बहुत है हर हॉस्पिटल में कि सीएम साहब किसी वक्त भी विजिट कर सकते हैं, दिन के औकात में, होने के बावजूद रात के औकात में। अभी आप जब सीएम साहब किसी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल का विजिट करने के बाद दोबारा वहाँ पे विजिट करने गए हैं तो फिर भी वहाँ पे कोई हौसला अफजा रिपोर्ट्स नहीं आई। फिर भी आप देखिएगा साहब जब साल हर साल से लोग वही कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को आदत ही नहीं है, तो एक विजिट से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सियासी सीएम नहीं है, नंबर गेम नहीं करते। अब तक मेरा ख्याल अगर कोई सियासी सीएम होता और इस तरह एक्टिव होता तो मेरा ख्याल है सारे हॉस्पिटल के एमएस हटाए जा चुके होने थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे नंबर गेम नहीं होती, यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप काम करें, काम पे फोकस करें। मैंने देखा है, मैं खुद सरकारी बड़े हॉस्पिटल में कोई तकरीबन 5-6 दिन रह के आया, बड़े बुरे हालात हैं। आपकी वार्ड्स में उस तरह की कोई सफाई सुथराई नहीं है, बिल्लियाँ घूम रही हैं, इतने हसास पेशेंट हैं वहाँ पे, कोई डॉक्टर्स उस तरह नहीं आते, आपकी नर्सेज जो हैं वो आपकी उस तरह केयर नहीं करती। मुझे तो अफसोस इस चीज़ का होता है कि आपके ऑपरेशन थिएटर इतनी, और फिर ये तो छोटे हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे तो कभी कोई गया ही नहीं, यहाँ पे तो किसी ने कभी देखा ही नहीं। तो सीएम साहब जब गए हैं तो ये हालत जो है, ये अगर बाकी हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल में भी जाके देखें तो इससे बुरे हालात होंगे। यहाँ पे तो काफ़ी लोगों का आना जाना है, कई दफ़ा हम कवरेज पे जाते रहे हैं, बहुत रश होता है। लेकिन जो इससे थोड़े अगले स्टेप के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इससे बुरे हालात हैं। मेरा ख्याल है वहाँ पे जहाँ पे एक डॉक्टर होता है वो तो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। सीएम साहब इन सारे हॉस्पिटल्स में, अब सीएम साहब अकेले ने सारी चीज़ें तो नहीं ना करनी, उनका काम तो ये है कि आपको थोड़ा सेंसिटाइज कर दें। आपकी जो इंतज़ामिया है उसको इस बात का खौफ होना चाहिए कि अगर एक बंदा जो दिन रात जो सबसे एग्जेक्टिव है उसने लोगों के लिए सारा दिन रात एक की है तो ये खुद भी कुछ कर ले। अगर यही प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ के लोग इस पे कोई फोकस कर लेते, अगर सीएम साहब अकेले ही विजिट करते हैं, आप भी चीज़ों को थोड़ा ठीक कर लें, आप तनख्वाहें लेते हैं, फंड्स आप शायद सिपरा साहब, ये डॉक्टर्स बड़े एहतजाज करते हैं अपने लिए, अपने राइट्स के लिए, पैरामेडिक्स, आज तक किसी ने ये मामला नहीं उठाया। सीएम साहब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हालात इतने अबतर हैं। मैंने डॉक्टर्स से, पैरामेडिक्स से आज तक ये नहीं सुना कि फ़लाँ हॉस्पिटल में बहुत बुरे हालात हैं, गंदगी है, ऑपरेशन थिएटर में सफाई नहीं है। कभी किसी ने ये मामला, जब काम ही नहीं करना आपने और आने वाले लोगों को मुनासिब तरीके से चेकअप ही नहीं करना और उनसे बात भी नहीं सीधे मुंह करनी, तो फिर तो आप जो मर्जी होता रहे, फिर आपने तो सिर्फ सर्विस स्ट्रक्चर की बात करनी है, आपने तो सिर्फ तनख्वाहों में इजाफे की बात करनी है, आपने सिर्फ सियासत करनी है कि किस गवर्नमेंट ने क्या किया। आपने तो शाहराहों को बंद करके लोगों को मुश्किल में डालना है। तो माजी में भी हम देखते आए हैं और इसमें हमारे बहुत सारे साथियों का भी बड़ा अहम किरदार रहा है कि डॉक्टर्स को इस तरह प्रमोट किया गया जब वो एहतजाज का रास्ता अपनाते थे। लेकिन उनका जो बुनियादी काम है, जो वो हलफ देकर आते हैं, उस हलफ पर आज तक वो पूरा नहीं उतरे। मुझे बताएं, जिस तरह साई साहब बात कर रहे हैं कि एक सीएम का ये काम नहीं है, आपका एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपका हेल्थ का स्ट्रक्चर है, बल्कि दो आप तो हेल्थ प्राइमरी और सेकेंडरी बने हुए हैं ना, आपके वो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ है आपके पास। उसके बावजूद सेक्रेटरी से लेकर आपके जो पीएन तक खड़ा बंदा है गेट पे, उस तक कोई काम करने को राजी नहीं है। तो फिर सीएम साहब भी जाएं और फिर वही हालात नजर आए। वो ठीक कह रहे हैं कि सियासी अगर यही सीएम होते तो फिर तो साई साहब इस तरह होता भी ना। अगर सियासत में आकर या इलेक्शन जीतने के बाद अगर कोई सीएम बनता और वो इस तरह के दौरे करता, तो आज ये इतने सालों का जो मुश्किलात खड़ी की हुई आवाम के लिए इन लोगों ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, ये आज ऐसा ना होता, इस सिस्टम में तब्दीली आती। मुझे बताएं कि कई दिहाइयों से जो एक सिस्टम चलता आ रहा है उसको एक बंदा निकले और वो सही करने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है, लेकिन ये कहा जाए कि इसको मुकम्मल तौर पर फिट किया जा सकेगा, ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। लेकिन अब आप जिस भी डिपार्टमेंट में ले लेना, एक दूसरे को कवर करने वाले, बचाने वाले लोग बैठे होते हैं। अगर आप किसी को हाईलाइट भी कर देते ना कि ये बंदा वहाँ खराब काम कर रहा है, क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा होता है, फिर एक अकेला बंदा जो सही करने निकला वो क्या कर लेगा? किसी को क्या बचाना, जब वो खुद पहुंचकर खुद देख रहे हैं हर चीज, तो उसमें कोई किसी की क्या जस्टिफिकेशन दे सकेगा? वो हालात तो वो खुद देख कर आते हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल में ये कानून हरकत में आए, एहतसाब का रास्ता अपनाया जाए। मुअत्तली कोई सज़ा नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में मुअत्तल इधर से हुए उधर लग जाएंगे, उधर से हुए इधर हुए। कोई ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़े, जिनको पता हो कि मुस्तकबिल में ये मेरे लिए आज होने वाला इकदाम कल को मेरी फाइल में लगेगा, मेरी प्रमोशन इफेक्ट हो सकती है, मेरे जो मराद हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं, मेरी पोस्टिंग इफेक्ट हो सकती है, फिर तो जाकर कहीं हालात ठीक होंगे। आप सिर्फ सस्पेंशन तक रखेंगे
तो सस्पेंशन का या ओएसडी बनाने से मेरे ख्याल में हालात ठीक होने वाले तो नहीं। 90 दिन बाद ऑटोमेटिकली बहाल हो जाते हैं। दुआ ही कर सकते हैं कि ये सिलसिला जो सीएम साहब ने उठाया है इसको वो खुश उसलूबी से निभाएं, हर हॉस्पिटल जाएं, ये चीज़ें मेन स्ट्रीम पर आनी जरूरी हैं। आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग अगर किसी हॉस्पिटल जा रहे हैं इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। बाकी क्या कह सकते हैं, बहुत मुश्किल है इस माफिया को कंट्रोल करना और इनको राह रास्त पर लेकर आना, क्योंकि अरसा दराज से इनको आदत हो चुकी है ये सब करने की। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। खबर ये है जी, एसएचओ समनाबाद की सर्विस जब्त, निकम्मे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। क्या हो रहा है साई साहब बेसिकली ये ना, ये देखें जितना भी क्राइम है ना लाहौर समेत पंजाब भर में, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एसएचओ को ना पता। साई साहब मैं बचपन से आपके मुंह से भी यही बात सुन रही हूं। देखे ना, मैं इरफान के मुंह से भी यही बात सुन रही हूँ कि अफसरान की मिली भगत के बजाय एसएचओ की मिली भगत के बजाय कुछ नहीं हो सकता, इनको सब नहीं पता हो होता है। सकता। ये फिर सही कैसे होगा? तो जब ये सही तब होगा जब आपके बड़े लोग ठीक होंगे। आईजी जिस तरह हम बात कर रहे थे, ऑन एयर बैठ के बड़े आराम से हम ये कह देते हैं कि एसएचओ की मिली भगत के अलावा नहीं हो मैं सकता। बताने लगा, देखें हम यही कहते हैं कि सीएम साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। आईजी पंजाब ने इतना कुछ कर दिया इस फोर्स के लिए, ये सारी ज़िंदगी भी ये याद करेंगे इस आईजी को। लेकिन जो नीचे वाले अफसरान हैं, जो हर ज़िले के ज़िम्मेदार हैं, जो अपनी रेंज के ज़िम्मेदार, ये नो डाउट अपनी पुलिस फोर्स के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पुलिस फोर्स से कभी ये कुछ मैं आपको बताने लगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो डिलीवर क्या कर रहे हैं। वो इनकी वेलफेयर करते जा रहे हैं, तरक्कियां करते जा रहे हैं, ये उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। मैंने कल खबर दी थी कि 25% क्राइम बढ़ गया है 8 माह के दौरान। पिछले साल की निस्बत 2012 एक्स्ट्रा FIR हुई है। यानी पिछले साल तनासब किया जाए तो 5,55,000 थी, इस साल किया जाए तो 8 माह के दौरान 7,67,000 है। इतने यानी 25% क्राइम बढ़ने का मतलब है कि पुलिस उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। फिर ये एक इनका बड़ा मकबूल सी बात है जी कि किसी इलाके में बड़ा डाकू मर जाए या बड़ा चोर पकड़ा जाए तो उस इलाके में फिर वो क्राइम रुक जाता है उस वक्त तक जब तक वो अफसर वहाँ पे रहता है। तो इन्होंने पिछले साल की निस्बत 200 यानी 40% ज़्यादा पुलिस मुकाबले किए हैं। लाहौर में पिछले साल 50 डाकू मारे गए थे, इस साल 80 मारे गए हैं। पंजाब भर में 283 पुलिस मुकाबले में बंदे मारे गए हैं। इसका मतलब है कि आप जो मतलूबा बंदे हैं वो नहीं मार रहे, आप अपनी नंबर गेम पूरी कर रहे हैं, अफसरान को खुश कर रहे हैं और आप ऐसे लोगों को भी मारते जा रहे हैं जो उस तरह आपको मतलब। एक सवाल ये है कि जब तक मंथली रिपोर्ट नहीं ली जाएगी किसके इलाके में क्या क्राइम हुआ, उस पर कोई सजा जजा उस चीज को मेंशन करके सामने, ये चीजें तो ऐसे ही रहेंगी। साई साहब देखें, एक बात आप सुने कि हम पिछले पूरे महीने से एक चीज़ चल रही है कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक अफसर जिसको DSP का चार्ज दिया गया था और वो मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात फरोशी का वो सरपरस्ती कर रहा था और उसी को इन्होंने DSP नार्को लगाया था, यानी उसी विंग का, कि वो जहाँ पे छापा मारता था 10 किलो या 20 किलो पकड़ता था, उसमें 200 ग्राम की वो FIR देता था, बाकी वो खुद बेच देता था या जिसको पकड़ता था उससे पैसे लेके वो मामला ठप कर देता था। अरबों रुपए की उसकी बरामदगियाँ हैं, अरबों रुपए की उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक बात बताएं, जब वो बड़े अफसरान को खुश कर रहा होता है तो वो ये नहीं पूछते कि तुम मेरे ऊपर 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया लगा रहे हो, ये कहाँ से आया तेरे पास। मैं कहता हूँ कि एक SP रैंक के या SSP रैंक के या DIG के ऊपर वो अगर 20-30 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो उसका एहतसाब करना चाहिए, ना कि उसका सिफारशी बन जाना चाहिए। और यहाँ पे उसके बड़े सारे अफसरान सिफारशी थे जिन्होंने उसको पोस्टिंग लेके दी। तो इस पे अच्छा, मैं जरा खबर की डिटेल पे नजर डली है जी। SHO कान्हा, कोट लखपत, नवाब टाउन, शादबाग, ग्रीन टाउन, सब्जाजार, मुगलपुरा, गुजरपुरा को चार्जशीट कर दिया गया है। टाउनशिप पुरानी अनारकली हेर के SHO को चार्जशीट, नाकिस कारकर्दगी पर SHO समनाबाद को शोकॉज नोटिस। कोई इलाका रह गया शायद से साहब? नहीं, अभी ये तो कितने हैं, 84 थाने हैं, तो 10-12 के नाम लिए आपने। ये तो वो इलाके हैं ना जहाँ पे आपकी क्राइम रेट ज़्यादा है। देखें, हमेशा SHO को ना पता हो कि कौन सी स्ट्रीट है जहाँ पे राजनी हो सकती है, कौन सा इलाका है, कौन सा गैंग एक्टिव है, कौन सी गाड़ी चोरी कर रहा है, ये आपके मुताल्लिक SHO को ना पता हो, ये तो नामुमकिन है। ये सब चीज़ें मालूम होती हैं। सॉरी, मैं आपको एक और बात बताऊं, लेकिन मिली सुप्रा साहब मैं काट रहा हूँ, मैं आपके सर जी ये पॉसिबल ही नहीं है कि SHO को पता ना हो। जब पता होता है तो फिर इसका मतलब है कि ये पेड क्राइम करवा रहे होते हैं, मंथली ले रहे होते हैं, हफ्ता ले रहे होते हैं, चाहे वो कहबा खाने की सूरत में हो, जुआ खाने की सूरत में हो या किसी भी ऐसा जो ऑर्गेनाइज
क्राइम हो रहा भाई है। साहब काबा खाना और जुआ खाने से निकले ना हम लोग, जो संगीन जुर्म है ना, डकैती आपकी राजधानी है ना, घरों की ये दहलीज जो पे रूटीन के खवातीन का मैटर हैं, लूट लेना, रूटीन के मैटर हैं। खवातीन की बालियां उतरवा लेना, उनके हाथों से उनकी चूड़ियां उतरवा लेना, या फिर डकैती के दौरान फायरिंग करके किसी का कत्ल कर देना या जख्मी कर देना, ये संगीन जुर्म ये समझा जाता है। और जिसकी FIR काटने में पुलिस को बड़ी मुश्किल होती है, वो खुद कहती है कि ये FIR नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको उनको ट्रेस करना पड़ता है। तो ये जो क्राइम है कि आप डकैती राहजनी को जब नहीं रोकेंगे, राह चलते लोगों को मोटर बाइक्स पे रोक लिया जाता है, गाड़ियों से उतरते लोगों को घरों की दहलीज पे लूट लिया जाता है, या वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो वहां लूट लिया जाता है, तो ये क्राइम किस तरह कंट्रोल होगा? मुझे बताएं कि नौजवान जो CCTV फुटेजेस आती हैं, आप उसमें देखें कि 25 से 30 साल, 20 से 25 साल के बच्चे और नौजवान जो हैं वो ये सारा क्राइम कर रहे हैं। और ज़्यादा उसमें इलाके क्या हैं, जिस साइड पे आप रहती हैं, इकबाल टाउन, समनाबाद ये हैं, या फिर मज़ाफात के इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाकों में, जहां पर रात 1-2 बजे तक आमदो रफ्त होती है, लोग बैठते हैं गलियों में, वो उठते बैठते हैं, जहाँ आना जाना होता है, वहां पे ज्यादा है ये। अच्छा, मैं आपको परसों 10 बजे बागे जुना के सामने से गुजरा था, वहाँ पे वारदात हो रही थी। 3 लड़के थे बाइक पे, और एक लड़के को रोका हुआ था, गन पॉइंट पे उससे सामान निकलवा रहे थे, और आपके सेफ सिटी के कैमरे भी चल रहे हैं आपकी वहाँ पे बिल्कुल। अच्छा, उससे मैक्सिमम 200 मीटर पे थाना है, सिविल लाइन थाना है, रेस कोर्स थाना है, दोनों दरमियान में है। तो वो GR वाला गेट, वो उसके बिल्कुल बाहर वो वारदात हो रही थी। तो मसला ये है, ये लूट खसूट तो सरेआम जारी है, आप जो मर्जी कर लें, ये बाज नहीं आएंगे। और जब तक आपकी पुलिसिंग जो है वो थाने लेवल पे बेहतर नहीं ना होगी, अफसरान जो मर्जी कर लें, क्राइम भी खबरें कर रहे हैं, सारी बिगाड़ की खबरें हैं। तो फिर एक लेस्को का बिगाड़ है कि मेरे पास 2 मिनट हैं, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं? शायद सिपरा साहब, अब तो वैसे मौसम चेंज हो गया है, जिस तरह इलाके में SHO बिगाड़ का जिम्मेदार है, इसी तरह सब डिवीजन में बिगाड़ का जिम्मेदार SDO ही है। अगर उसकी मुआवनत, उसके स्टाफ की मुआवनत नहीं है, किसी सूरत बिजली चोरी नहीं हो सकती। मैं ये जो बिजली चोरी कैंपेन है, ठीक है आप चोरी को पकड़े, मैं इसको गोरख धंधा कहता हूँ। बेसिकली टैरिफ का इशू है, महंगी बिजली है, लोग दफातर में आ रहे थे, एहतजाज का रास्ता अपना रहे थे, ट्रक की बत्ती पीछे आवाम ने ला दिता कि हम चोरी कर रहे हैं। ना चोरी से टैरिफ कम होना है, ना इनका रेट कम होने हैं। आवाम का जो बेसिक मसला है कि आप उनकी बिजली, सस्ती बिजली दें, उनके टैरिफ को कम करें, हुकूमत की उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। देखिएगा हफ्ता 10 दिन ये और कैंपेन चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटली वही सिस्टम चलेगा। मौसम भी तो तब्दील हो जाना है, तो शायद से प्रासा वक्त कम है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, साहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, फिर आते हैं शो में, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिनकी बर्थडे है उनको हम निवेश करना है करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। सब्जियों की कीमतें, आज अखबार में भी खबर ये थी कि बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आज की रेट लिस्ट बताने के लिए मार्केट से हमारे साथ मौजूद हैं जी फरीहा, ओवर टू यू। बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जियों की बढ़ती कीमतें और जायद नरखों पे फरोख्त का सिलसिला जारी है। दुकानदारों की जानिब से जो है वो मनमानी कीमतों पर सब्जियाँ फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट के मुताबिक जो है वो सब्जियाँ फरोख्त नहीं हो रही। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज मसालों के हवाले से। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपये है, ओपन मार्केट में 120 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 70 रुपये, ओपन मार्केट में 100 रुपये में फरोख्त हो रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 470 रुपये, ओपन मार्केट में 550 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक जो थाईलैंड का, उसकी जो सरकारी कीमत है वो 1125 रुपये जो है वो सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 1250 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो उसकी भी कीमतों में सरकारी रेट में और ओपन मार्केट में तकरीबन 50 से 60 रुपये का जो है वो डिफरेंस देखने को नजर आ रहा है। मेथी की सरकारी कीमत 240 रुपये है, ओपन मार्केट में 300 रुपये में फरोख्त की जा रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 80 रुपये है, ओपन मार्केट में 140 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह गोभी की सरकारी कीमत 150 रुपये है, लेकिन 50 रुपये इजाफे के साथ ओपन मार्केट में 200 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 185 रुपये, ओपन मार्केट में 250 रुपये में फरोख्त की जा रही है। भिंडी की सरकारी कीमत 115 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 160 में फरोख्त हो रही है। इसी तरह शलजम की जो सरकारी कीमत है वो 130 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 170 में फरोख्त हो रहे हैं। और अरवी की जो सरकारी कीमत है वो 140 है, लेकिन ओपन मार्केट में 170 में फरोख्त की जा रही है।
करेले की सरकारी कीमत 130, ओपन मार्केट में 160 तक फरोख्त किया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी सफेदपोश तबका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में हर चीज़ अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। दालें जो और चिकन पहले ही आम आदमी की पहुंच से खासा दूर था, लेकिन अब सब्जियों की बढ़ती कीमतें और ज़ायद नरखों में इजाफे के बायस ये भी खरीदना नामुमकिन हो गया। जी सो लोगों का क्या कहना है वो तो आपने सुन लिया और रेट लिस्ट भी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे बढ़ेंगे। आज जिनकी बर्थडे है जी, बालाज की अब्दुल हादी, मोहम्मद सुफियान और इसके बाजी हसीब तारिक और हाफिज शकील आवान। सो सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब बात कर लेते हैं आज के मौसम की। अच्छा जी, मायदा हमें ज्वाइन कर रही हैं। सो मायदा से पूछेंगे कि आज मौसम कैसा रहेगा, आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, क्योंकि छुट्टियां भी हैं। सो मायदा हमें बताइए मौसम के अपडेट्स क्या हैं आपके पास। शहर के मौसम की बात की जाए तो जहां गुजरते दिन के साथ मौसम में नुमाया तब्दीली देखने में नज़र आ रही है, उसी के साथ साथ शहरियों के चेहरे जो हैं वो भी खिलखिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो अपनी तब्दीली की तरफ रवां दवा है। जिस तरह पहले सूरज की किरणों में तपिश महसूस की जाती थी, अब उस तरह से नहीं है और कहीं कहीं वक्फे से दिन में जो है वो बादल भी देखने में नज़र आते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जो स्पेल था वो 28 और 29 को जो है वो आखिरी बारिश बरसा के जाएगा, जिसके बायस जो है वो मौसम में खूब जो है वो चेंजिंग देखने में नज़र आएगी। अभी जो है मौसम चेंजिंग की तरफ है, क्योंकि दर्जा हरारत उसमें भी कमी देखने में नज़र आई है और उसी के साथ साथ हवाएं भी जो है वो शहर में चलती हैं। अगर हम सुबह उठते हैं जब तो तब भी मौसम जो है वो हल्का हल्का ठंडा महसूस किया जाने लगा है। रात के औकात जो है वो भी ठंडे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होगा। सितंबर का एहतताम है और अक्टूबर जो है वो शुरू होने वाला है। अक्टूबर में नुमाया चेंजिंग देखने में नज़र आएगी और क्योंकि सर्दी की तरफ मौसम जा रहा है तो कुछ एहतियाती तदाबीर भी शहरियों को जारी की गई है। तो हमारे शहरियों ने जो है वो मौसम को बड़े एहतियात के साथ इंजॉय करना है और इस मौसम को जो है वो बहुत एहतियात के साथ इंजॉय करने के साथ साथ हमारे शहरियों ने अपनी जो केयर है वो भी खुद करनी है। ठीक है जी, मौसम तो हमें अच्छा तब्दील होता नज़र आ रहा है। सो आप इस मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन मौसम एंजॉय करने के साथ साथ जो आजकल 2-3 प्रॉब्लम्स हमने आपके साथ शेयर की हैं जी, आशूब चश्म वाला, इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। बाहर ज़रूर निकलें लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करें। आप ज़िंदगी को तो नहीं रोक सकते हैं। स्कूल्स में छुट्टियां होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ भी करें। ऐसा ना हो स्कूल्स बंद हों तो आप लोग बाहर निकल के बस किसी चीज़ में एहतियात ही नहीं कर रहे। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप जिस तरह से हम आपको अपडेट तमाम चीज़ों से करते रहते हैं, ये सिलसिला हमने इसी तरह से जारी भी रखना है। सजेशंस आप हम तक पहुँचाते रहिएगा। हमने अपने मेहमानों की तरफ जाना है। फ़िलहाल ब्रेक होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप लोगों को पता है कि कल का दिन हमारे लिए 1000 ईदों से बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। ये जश्न तो मनाया जाएगा, पूरे महीने ही मनाया जाएगा, लेकिन रबीउल अव्वल का ये महीना जो है इसकी सादत क्या है, हम कौन कौन सी इबादत भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी भी डालेंगे और इसके साथ साथ ये जश्न जो हम मनाते हैं, ये जश्न मनाएं, ज़रूर मनाएं। आकाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। वो उसवाए रसूल जो उन्होंने हमारे सामने रखा, उसको फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ चीदा बातें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, अल्लामा एहसन उवैस साहब, उन्हें भी अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 12 रबीउल अव्वल कल का दिन बहुत स्पेशल दिन है। रबीउल अव्वल का पूरा महीना हम देखते हैं आशिक रसूल महाफिल का एहतमाम करते हैं, दरूद पाक की महाफिल होती हैं, नातों की महाफिल का एहतमाम किया जाता है। और कल के दिन जो जश्न होना है हमारे सामने, जिस तरह गलियों को बहुत ही मोहब्बत से लोग सजा रहे हैं आशिकाने रसूल, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि हमने उसवाए रसूल की भी पाबंदी करनी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत दिनों के साथ और दिन की नौइयत के साथ आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह, और सिर्फ कल का दिन नहीं, जो पिछली रात 11-12 की होगी वो उससे भी आला है। और मैं इशारा इसी तरह देता हूँ कि हम जब किसी को, जैसे आप शो पर बुलाते हैं, तो दो चीज़ें, या किसी को मेहमान बनाया जाता है तो दो चीज़ें देखी जाती हैं, तोहफ़ा और मेहमान। देखा जाता है कि मेहमान बड़ा होता है या तोहफ़ा तो हमेशा मेहमान बड़ा होता है।
तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तोहफ़ा है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। अब जिस रात कुरान उतरा, कुरान उसकी अज़मतों को बयान करते हुए ख़ुद बयान करता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि बेशक हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र की कदर व मंज़लत क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। बेशक। तो पता लगा जिस रात ये किताब तोहफ़ा जो हुजूर का था वो आए, वो 1000 महीनों से अफजल है। तो जिस रात कायनात के मेहमान खुसूसी आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाला है, तो उस रात की अजमतों का आलम क्या होना चाहिए। क्या बात है। और इसमें दूसरा नुक्ता मैं ये देना चाहूँगा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए रब्बे बारी ताला ने कोई मशहूर दिन, यानी पहले से ही कोई मशहूर दिन या बरकत वाला दिन नहीं चुना। ताजदार कायनात के लिए ये जो महीना था, ये दिन रब्बे बारी ताला ने अपने महबूब के लिए महफूज किया हुआ था। क्या कहने, क्योंकि और अगर हुजूर किसी और बरकत वाले दिन तशरीफ़ लाते, इस दुनिया में आपकी विलादत होती, तो लोग कहते चूँकि बरकत वाले इसलिए हैं कि उस दिन की बरकत की वजह से बरकत वाले हो गए। पर आपने फरमाया नहीं, मैंने अपने महबूब को महीना भी सबसे यूनिक देना है और दिन भी सबसे यूनिक देना है। पीर का दिन रखा है, 11-12 की शब रखी है, रात जा रही थी, दिन आ रहा था और सवेरा रहमतुल आलमीन की सूरत में कायनात में उजाला कर रहा था। रब ने चाहा कि मैं वो दिन वो दूं कि औरों को बरकत के जरिए फजीलत मिलती है, और मेरा हबीब वो है जिसकी वजह से बरकत को फजीलत और रहमत मिल जाती है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं चाहूँगी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ पहलुओं पे आप रोशनी डालें, जिससे हम तमाम इंसानों को कुछ सबक भी मिले। अब मैं इस पर 3 डायमेंशन थ्योरी बनती है सरकार की जब सीरत को हम पढ़ते हैं, और हर डायमेंशन से एक नया दरवाज़ा सरकार की कुर्बत का और ताजदार कायनात की मोहब्बत का खुलता है। पहला है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुमाइल मुक़द्दसा का दरवाज़ा। शुमाइल क्या है? हम जब देखते हैं किसी की शख्सियत को पहली नज़र में देखना, और कभी इंसान पहली नज़र में देखते ही उस पर फरेफ्ता हो जाता है कि क्या खूबसूरत उसकी पर्सनैलिटी है। तो ताजदार कायनात को शुमाइल में रब ने शख्सियत में, ज़ाहिरी बनावट में इस कदर हसी बनाया, इस कदर दिलबर बनाया, इस कदर प्यारा बनाया कि अगर हुस्न यूसुफ को देखकर उंगलियां कटती थी तो इधर हुजूर के जिक्र पर लोग बिन देखे भी अपनी गर्दनें कटा देते। तो आका अलैहिस्सलाम की शुमाइल का जिक्र कि हुजूर का चेहरा कैसा था, ताजदार कायनात की जुल्फे कैसी थी, हुजूर की आंखें कैसी थी, आका का सरापा कैसा था, रंगे अनवर कैसा था। यहाँ पर क्योंकि सैयद आयशा सदीका, मैं रज़ी अल्लाह ताला की नात का एक शेर का सिर्फ मफहूम तर्जुमा पेश करता हूँ। आप मुखातिब हुई जुलैखा से और कहने लगी, जुलैखा आपने तो हुस्न यूसुफ को देखकर उंगलियां काटी थी ना, और आपकी सहेलियों ने, अगर आप मेरे सरताज ताजदार कायनात को देख लेती तो आप सिर्फ उंगलियां ना काटती, अपने दिल ही काट बैठती। तो शुमाइल के दरवाजे से उम्मती के लिए मोहब्बत का दरवाज़ा खुलता है। और दूसरा है ताजदार कायनात के खसाइश, स्पेशलिटीज़, इम्यूनिटीज़, एग्जम्पशंस, ग्लोरियसनेस, हुजूर की रिफ़त, मुकाम कि हुजूर ने इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गया। आका अलैहिस्सलाम को पसीना आना एक फितरत है, मगर पसीने से खुशबू का आना यह आका अलैहिस्सलाम की स्पेशलिटी है। जो थूक जुबान से निकलती है वो सेप्टिक होती है, मगर ताजदार कायनात की लुआब दहन की थूक अगर हजरत अबू कतादा की आंखों में लग जाए और हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा खैबर के मौका पर जब अशोबे चशम के अंदर हों तो हुजूर लगाएं तो उनको सेहतयाबी मिल जाए, तो वो थूक कितनी एंटीसेप्टिक होगी जो सारे जरासीम और बीमारियों को ख़त्म कर देती है। तो इससे खसाइस से ताजदार कायनात की उम्मती के लिए अदब का दरवाज़ा खुलता है। और तीसरी बात ताजदार कायनात के खसाइल हैं, हुजूर का उसवा है, आदात है, सिद्क है, अमानत है, दियानत है, रियाजत है, लेन देन है, मदीना तैयबा के रियासत के वाली हैं, कमांडर इन चीफ हैं, बतौर हकीम हैं, बतौर तबीब हैं, बतौर सैयदा कायनात के अब्बू जी हैं, हसनैन करीमैन के नाना जान हैं और हजरत अबू तालिब के भतीजे हैं। इसी तरह इस अंसर में देखते हैं सईदा खदीजतुल कुबरा के शौहर हैं। ये सारे मंजर में उम्मती के लिए जो दरवाज़ा खुलता है वो इताअत का दरवाज़ा है। तो हमें मिलादुन नबी के मौका पर इन तीनों दरवाज़ों को जोड़कर हुजूर की कुर्बत का सफ़र करना है। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत ही वसी जो समंदर है उसको तीन हिस्सों में आपने समो दिया है। और मेरे ख्याल से वाकई ये 3 दरवाजे अगर आप बगौर जायज़ा ले लें तो आपकी अपनी ज़िंदगी एक राइट ट्रैक पर आ जाएगी। हमदानी साहब, अगर मेरी फरमाइश पर अगर आप एक नात सुना सकें, नहीं तो फिर आप कोई और नात भी सुना सकते हैं 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से। मैं चाह रही हूँ आप हमें नात सुना दें, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान मौजूद हैं और मुझे लग रहा है ये महफिल बहुत ही खूबसूरत होती चली जा रही है। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिस महफिल में दरूद पाक का जिक्र होता है, नबी पाक का जिक्र होता है, वहाँ पर वो खुद सुन भी रहे होते हैं। ऐसा ही अलामा साहब? जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इसी हवाले से जो पिछली गुफ्तगू थी उससे मैं अगले तासुर की तरफ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो समातें, वो बरकतें, रब ने उन्हें शाहिद कायनात बनाया। हम यहाँ से पढ़ें, वो मदीने सुने। क्या बात, उनकी समात पे लाखों सलाम। ये उनकी करम नवाजी और बरक़ात और रब के इख्तियारात हैं। फिर अपने महबूब को इख्तियार अता फरमाएं, और महबूब होते ही बा इख्तियार है। जो महबूब हो बेख्तियार कभी महबूब होते ही बा इख्तियार है। तो अब मिलादुन नबी की जो अगली चीज़ जो है वो ताजदार कायनात का उसवा है, रास्ता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानता है मालिक के क़यामत तक मेरे महबूबी की अब रिसालत है, इन्हीं की शख्सियत को आइडियल किया जाना है, और यही आइडियल शख्सियत है। क़यामत तक पता नहीं कितने ही फ़िलासफ़र्स आएंगे, कितने साइंटिस्ट आएंगे, कितने रिसर्चर्स आएंगे, कितने इस तरह आर्टिस्ट आएंगे, कितने हसीन लोग आएंगे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगोरिकल डिसीजन भी दे दिया और चैलेंज भी दे दिया कुरान में। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए क़यामत तक के लिए अगर कोई उसवा है, सिर्फ उसवा नहीं, हसीन तरीन उसवा। क्या बात है, उसमें भी हुस्न का ताल्लुक है। वाह वाह वाह। हसीन तरीन उसवा क़यामत तक के लिए है। शख्सियत के एतबार से भी ना कोई ऐसी शख्सियत आएगी और ना होगी और ना मुमकिन है जो हर डायमेंशन पर इतनी कंप्लीट हो, उतनी कॉम्प्लेक्शन के साथ हो कि उससे किसी भी सूरत में कमी, कोताही, नक्स का करीब से भी शायबाना गुजरा हो, जो सीरत और किरदार में भी इतनी आला हो, जो हिल्म में, सिद्क में, अमानत में, बोलने में, मामलात में इतनी कमाल हो कि अल्लाह फरमा रहा है मेरा कैटेगोरिकल डिसीजन है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इंसान तो तरक्की करता हुआ, डेवलपमेंट करता हुआ और एडवांसमेंट करता हुआ कहीं चला जाए, मगर तुझे अगर आना पड़ेगा तो दर मुस्तफ़ा पर आना पड़ेगा। उसवा हसना ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। इसी उसवा से तुम कुर्बत पा सकोगे। और दूसरा, रब ने चैलेंज भी दे दिया, लाओ ऐसी शख्सियत कोई और लाकर दिखाओ। तो क़यामत तक के लिए अब चैलेंज भी है और रब्बे बारी ताला का डिसीजन भी है। अब क़यामत तक के लिए हुजूर जैसा कोई नहीं। और उसवा हसना में, उसवा कहते हैं, आप जब अरबी ग्रामर की लुगत को पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक को, तो उसके अंदर कहते हैं जिससे गमज़दा सुकून पा जाए, जिससे दुखी आराम पा जाए, जिससे गमों का मारा हुआ सुकून और इत्मीनान की खैर पाए। और हुजूर के उसवा से यतीम को खैर मिलती है, बेआसरा को आसरा मिलता है, बेवा को खैर मिलती है, बेटी को रहमत की चादर मिलती है, बेटे को नेमत की खैर मिलती है। इसी तरीके कार से आप देखते चले जाएं, ताजदार कायनात की बारगाह से मजलूम तरीन तबकों को हुकूक फराम किए जाते हैं। और फिर आका का अपना खुल्क कैसा है, रब ने इसलिए उसवा के साथ एक और जगह सूरह कलम में फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक हबीब हमने आपको खुल्क के अजीम पर फायज कर दिया है। यानी औरों को खुल्क के जरिए खैर मिलती है, और यहाँ खुल्क मेरे हुजूर की सवारी है। यानी जिस तरह वो रुख कर दिए वही खुल्क के मुस्तफ़ा है, और खुल्क वो है, सिफात ही वो हैं। और रब ने अपने महबूब को खुल्क के अजीम का मालिक बनाया, और उस खुल्क के अजीम का मालिक बनाया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्सियत आती है और आकर कहती है ये माल ना आपका है ना आपके बड़ों का है, ये माल हमें दें। हुजूर वो माल देते हैं, और जब वो वापस जाने लगते हैं तो उन्हें वापस बुलाते हैं और फरमाती है तुम्हें पता है कि मैं इस बात पर तुम्हारा मुआखज़ा भी कर सकता हूँ, तुम जिस सख्ती से मुझसे बोले हो। वो मुस्कुरा पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे पता है आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। हुजूर ने जुमला सुना तो कहा इसे और भर के दो, और उसके भी वारी जाएं। वो कलमा पढ़ता जाता था और कहता जाता था मैंने इससे बड़ा कायनात में सखी नहीं देखा, मैंने इससे बड़ा कोई हिल्म वाला नहीं देखा, मैंने इससे ज्यादा कोई देने वाला नहीं देखा। लोगों आओ मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ, इनके दीन की तरफ। ये इतना भरते हैं कि कभी फिर मांगने की हाजत नहीं होती है। ये जुमले थे ताजदार कायनात। और मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम उसी मोहम्मद की उम्मती हैं, उसी नबी के उम्मती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वक्त हमारे पास कम है, ये तो वो टॉपिक है मेरे ख्याल से जिसकी कोई आखिर अगर हम कहें कि फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पे बात को खत्म करना है, वो हम नहीं कर सकेंगे। एक लाइनर जो मैं अगर देना चाहिए, जरूर जरूर जरूर। अगर हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर काफिरों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, आज हमारा फैमिली सिस्टम डिसऑर्डर हो रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह हम कता रहमी की तरफ चले गए। और मिलादुन नबी का पैगाम ये है कि अगर आप वाकई से खुशियों का पैगाम समझते हैं, अमली सूरत ये है
अपने उन रिश्तेदारों से मिले जिन्हें नाराज़ कर बैठे हैं। बिल्कुल। इससे, और जो कता रहमी करने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बस इसको अगर अपना लें तो ये आज के ईद मिलादुन्नबी का सबसे बड़ा तोहफा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त का, मैं चाहूँगी हमदानी साहब मौजूद हैं तो जाते जाते नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक। कल हम सब ने यहाँ पर एक स्पेशल प्रोग्राम तो करना ही करना है, लेकिन आज ये महफिल सजाने का मकसद ये था कि हम, ये तो पूरा महीना ही महफिल होंगी और पूरा महीना इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि हर जुमे के दिन यहाँ पर स्पेशल जो है अपने गेस्ट